क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी न्यूज चैनल पर सुना हो कि स्टॉक मार्केट ने पिछले 10 सालों में 15% के एनुअल रिटर्न्स दिए हैं, बट उसी सेम पीरियड में जब आपने अपना पोर्टफोलियो चेक किया तो आपके रिटर्न्स मार्केट के आसपास भी नहीं थे। तो अगर आपकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब से सेंसेक्स और निफ्टी शुरू हुए हैं तब से लेकर अभी तक इन्होंने 15% एंड 12% के एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। और अगर मैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो उनके रिटर्न्स तो और भी ज्यादा हैं। फिर भी जो लोग शुरू से मार्केट में इन्वेस्टेड हैं वो मार्केट के जितने रिटर्न्स भी नहीं कमा पाते। अब इसके दो कारण हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। पहला है वॉलेटिलिटी और दूसरा है साइजिंग। एक एक करके दोनों को अच्छे से समझते हैं। पहले वॉलेटिलिटी को देखते हैं। इस टेबल में निफ्टी 100 के पिछले 15 सालों के रिटर्न्स लिए हैं। अगर हम 2010 में देखें तो निफ्टी 100 ने 19% के रिटर्न्स दिए थे, लेकिन ठीक अगले ही साल 2011 में इसने -25% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए। अब इस सिचुएशन में अगर किसी ने 2010 में मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता ये सोचकर कि उसका पैसा हर साल 12% से ग्रो करेगा, तो एक्चुअल में उसे लॉस होता। उसने सोचा तो था कि 2 साल बाद उसे 24% के रिटर्न्स मिलेंगे, बट एक्चुअल में उसे मिले -6% के। अब यहाँ से असली गेम शुरू होता है। इस सिचुएशन पर मोस्टली लोग स्टॉक मार्केट को गालियां देना शुरू कर देते हैं कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है, ये सिर्फ लक का गेम है, इसमें बस एक्सपर्ट्स का ही पैसा बनता है और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और ज्यादातर लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि वो स्टॉक मार्केट से अपना पैसा विड्रॉ करके एफडी जैसे किसी सेफ ऑप्शन में डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार इन 2 सालों में इससे ज्यादा रिटर्न्स तो मुझे एफडी ही दे देता, तो मैं यहाँ पैसा क्यों लगाऊं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अब मैं आपको दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करके दिखाती हूँ। पहली कि अगर हम अपना पैसा विड्रॉ ना करते और इक्विटी में ही इन्वेस्टेड रहते तो हमें 2024 तक कितने रिटर्न्स मिलते, और दूसरी अगर हम ऐसे बीच में इक्विटी से एफडी की तरफ स्विच करते हैं तो हमें कितने रिटर्न्स मिलते हैं। तो बीच वाली टेबल में देखो कि अगर हम 2010 से 2024 तक निफ्टी 100 में इन्वेस्टेड रहते तो हमें 13% के एनुअल रिटर्न्स मिलते। अब राइट साइड वाली टेबल में देखो कि अगर हम 2 साल बाद स्विच कर लेते तो हमें 2024 तक सिर्फ 6% के रिटर्न्स मिलते, कहाँ 13% और कहाँ 6%। अब आप देख सकते हो कि वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट रिटर्न्स पर कितना ज्यादा पड़ता है। अब जो दूसरा रीजन है जिसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट के जितने रिटर्न्स नहीं जनरेट कर पाए वो है साइजिंग। साइजिंग का मतलब है कि आपने अपने टोटल कॉर्पस का कितना परसेंट पैसा किसी एक फंड में इन्वेस्ट किया है। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, उन 100 रुपए में से 60 रुपए तो आपने इक्विटी में डाल दिए और 40 डेट में। तो ये जो 60 और 40 है ये साइज हो गया इक्विटी और डेट का। अब मैंने आपको शुरू में बोला था कि वॉलेटिलिटी और साइजिंग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। वो कैसे? देखो, वॉलेटिलिटी और कॉन्फिडेंस ये दोनों एक दूसरे से नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। कॉन्फिडेंस कम होने पर लोग मार्केट में कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि चाहे आपने कोई भी फंड चूज किया हो और भले ही उसने अच्छा परफॉर्म किया हो, तब भी आपके ओवरऑल रिटर्न्स लिमिटेड ही रहेंगे। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लो दो बंदे हैं, दोनों के पास 1-1 करोड़ रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। पहला बंदा जो है उसे कॉन्फिडेंस था मार्केट में और वो पूरा 1 करोड़ इक्विटी में इन्वेस्ट कर देता है, जहां से उसे 10% के रिटर्न्स मिलते हैं। जो दूसरा बंदा था उसे इक्विटी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो 10 लाख रुपए ही इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, जिससे उसे 15% के रिटर्न्स मिलते हैं, और बाकी का बचा हुआ 90 लाख वो डेट में डाल देता है, जिससे उसे 8% के रिटर्न्स मिलते हैं। अब अगर दोनों के रिटर्न्स कंपेयर करें तो पहले बंदे के कम रिटर्न्स होने के बाद भी उसके ओवरऑल रिटर्न्स दूसरे से ज्यादा हैं, और इसका एक ही कारण है साइजिंग। इसने इक्विटी में जो पैसा लगाया उसका साइज बहुत बड़ा था, तो साइजिंग भी हमारे रिटर्न्स को काफी हद तक इम्पैक्ट करता है। अब ये दोनों रीजंस को समझने के बाद हमें एक बात तो क्लियर है कि अगर हमें कोई ऐसा फंड मिल जाए जो बिना रिटर्न्स को कॉम्प्रोमाइज किए
हमारी वॉलेटिलिटी को कम कर दे तो हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिससे हम उसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। और इसका परिणाम ये होगा कि हमें हायर रिटर्न्स सिर्फ अपने पार्ट पोर्टफोलियो पर नहीं मिलेंगे, बल्कि पूरे पोर्टफोलियो पर मिलेंगे। और ऐसी दो म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज हैं जो आपकी वॉलेटिलिटी और साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट के बीच में एक बैलेंस बना सकती हैं, और वो दो कैटेगरीज हैं बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। पहले बैलेंस एडवांटेज फंड्स के बारे में समझते हैं। ये फंड्स हाइब्रिड फंड्स की कैटेगरी में आते हैं, जो आपके पैसे को इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। जैसी मार्केट की कंडीशन होती है, उसी हिसाब से फंड मैनेजर इक्विटी और डेट की परसेंटेज को एडजस्ट करता रहता है। जैसे मान लो अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है, तो फंड मैनेजर क्या करेगा कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कम कर देगा और डेट में बढ़ा देगा। ऐसे ही अगर मार्केट अंडर वैल्यूड है, तो इक्विटी में बढ़ा देगा और डेट में कम कर देगा। तो मार्केट के जैसी सिचुएशन होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा कि कितना पैसा इक्विटी में लगाना है और कितना डेट में। अब बात करते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स की। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स भी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स की तरह ही एक हाइब्रिड फंड है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि आपका पैसा इक्विटी और डेट के अलावा एक तीसरी एसेट में भी इन्वेस्ट होता है। वो तीसरा एसेट गोल्ड, सिल्वर, रीट या फिर कोई भी कमोडिटी हो सकती है। और इसमें एक कंडीशन ये भी है कि इसमें फंड मैनेजर को तीनों एसेट क्लास में कम से कम 10% इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है। तो मल्टी एसेट फंड में डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा मिलता है, जिससे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि एक्चुअल में क्या ये दोनों कैटेगरीज वॉलेटिलिटी को कंट्रोल कर सकती हैं? तो इसके लिए मैं आपको 2018, 2020 और 2022 का डेटा दिखाती हूँ, जब मार्केट स्लो डाउन और बियर फेज से गुजर रही थी। उस टाइम इन दोनों कैटेगरीज ने मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म किया था। 2018 में जहां मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स ने -13 और -27% के रिटर्न्स दिए थे, वहीं इन दोनों कैटेगरीज ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए थे। 2019 में भी मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स के नेगेटिव रिटर्न्स थे, जबकि इन दोनों के पॉजिटिव रिटर्न्स। सेम फिर 2022 में भी इन दोनों कैटेगरीज ने मिड और स्मॉल कैप से बेटर रिटर्न्स दिए। अब अगर मैं आपको करंट मार्केट सिचुएशन का भी बताऊं, तो मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स ने लास्ट 1 ईयर में जहां 11 एंड 5% के रिटर्न्स दिए हैं, वहीं इन दोनों कैटेगरीज ने 9 एंड 12% के रिटर्न्स दिए हैं। तो इस सारे डेटा के एनालिसिस से हमें ये समझ आता है कि जब भी मार्केट डाउन जाती है, तब ये दोनों कैटेगरीज वॉलेटिलिटी को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके हमारे लॉसेस को कम करती हैं। और आपको पता है कि अगर वॉलेटिलिटी कम होगी, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिससे हमें रिटर्न्स भी ज्यादा ही मिलेंगे। तो अगर आपको रिस्क कम करना है और एक स्टेबल ग्रोथ चाहिए, तो आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंट अमाउंट इन दोनों कैटेगरीज के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर और ये देखते हैं कि ये दोनों फंड्स किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल रहेंगी। नंबर 1, अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना अपने इन्वेस्टमेंट पर, तो आप इन कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 2, रिटायर्ड या सीनियर सिटीजन्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर पैसे को सेफ रखना हमारी प्रायोरिटी होती है। एंड नंबर 3, जिन्हें मार्केट को टाइम नहीं करना और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, वो भी इन दोनों कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर, जिसमें मैंने आप सभी लोगों के लिए इन दोनों कैटेगरीज के कुछ अच्छे फंड्स की एक लिस्ट बनाई है, जो अभी आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके अच्छे से ये लिस्ट देख सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने बताया कि वॉलेटिलिटी और साइजिंग, ये दोनों फैक्टर्स आपके रिटर्न्स को कैसे इंपैक्ट करते हैं, इनका सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए आपको कौन से कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, उन कैटेगरीज के बेस्ट फंड्स कौन से हैं, उनके बारे में भी बताया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।